नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? तो साइक्लोन मैंडोस से रिलेटेड एक आर्टिकल है। ममल्लापुरम चेन्नई के पास इसने लैंडफॉल किया है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेरेशन आया है, प्रमोट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, डू नॉट कर्व वर्कर्स राइट, इसके बारे में बात करेंगे। केंद्र की सरकार ने बिल्स पास किए हैं 4 अलग अलग स्टेट्स की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। अप्रैल से अक्टूबर 2022 में इंडिया और चाइना की ट्रेड डेफिसिट, मतलब हमने चाइना से कितना इंपोर्ट किया और हमने चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया, इसके बीच के फर्क को, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को 151.5 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है। पिछले 2 सालों में कितना रहा, इसको देखेंगे। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स और एंटर किए हैं, इसको देखेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक नया विंड टनल आया है, इसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल्स में फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, कैसे G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अल्टरनेटिव हो सकता है, इसके बारे में एक आर्टिकल है। कैपिटल विक्ट्री और एंकरिंग प्राइसेस, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी 35 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ाया है, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। और कैपिटल विक्ट्री मतलब ये जो MCD सिविक इलेक्शंस हुए हैं, इसमें बीजेपी वर्सेस आप। तो इतने आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF नोटिफिकेशन दोनों मिल जाती है। वर्ड ऑफ द डे, कट नो आइस। कट नो आइस मतलब कुछ इंपैक्ट नहीं कर पाया, आपने कोशिश की बट आपकी कोशिश करने का कोई फर्क नहीं पड़ा, फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, इसको आप बोलते हो कट नो आइस। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करोगे उतना ही यूट्यूब की एल्गोरिदम इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पे प्रमोट करेगी एंड दैट इज यूजफुल टू मी, सो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए, जीएस पेपर 2 ज्योग्राफिकल फिनोमेना, पहली न्यूज। रेन लैशेस तमिलनाडु कोस्ट एज मैंडस मेक्स लैंडफॉल। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडस ने चेन्नई के पास ममल्लापुरम में लैंडफॉल किया है और इसके चलते कोस्टल तमिलनाडु में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। पिछली 121 सालों में फ्रॉम 1891 टू 2021 12 साइक्लोन्स चेन्नई और पोडोचेरी के बीच में जो कोस्ट है वहां पे लैंडफॉल कर चुके हैं। साइक्लोन मैंडोस ऐसा 13वां साइक्लोन था। रिसेंटली अगर आप देखो तो साइक्लोन निवार नवंबर 2020 में और साइक्लोन नीलम नवंबर 2012 में, ये कुछ ऐसे साइक्लोन्स हैं जिन्होंने पुदुचेरी और ममल्लापुरम के पास लैंडफॉल किया था। ये जो साइक्लोन निवार था, ये भी कोस्ट को क्रॉस किया था पुदुचेरी के पास और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, इसने जबरदस्त बारिश की थी पुडुचेरी के आसपास के कोस्टल इलाकों में। ठीक है भाई, समय समय पे अक्सर कर आप देखो तो इस प्रकार के साइक्लोन्स हमारे ईस्टर्न कोस्ट को और कुछ हद तक वेस्टर्न कोस्ट को हिट करते रहते हैं। साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंट्रीज से नाम मंगवाती है और उस नाम की एक लिस्ट मेंटेन करके रखती है, और जैसे कोई साइक्लोन आता है तो ओवरऑल टर्न के हिसाब से नाम दे दिया जाता है। जैसे जो मैंडस नाम का नाम है ना, ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सबमिट किया था। यूएई में मैंडोस को बोला जाता है ट्रेजर बॉक्स। तो ये जो पर्टिकुलर नाम है ये सबमिट किया गया है यूएई के द्वारा, ठीक है ना। 2000 से लेके अब तक वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ईएससीएपी यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को नाम देते हुए आ रहे हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स होते हैं उनको इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी नाम देता है, और इंडियन ओशन, खासकर नॉर्थ इंडियन ओशन में जब भी कोई साइक्लोन या स्टॉर्म आ रहा होता है तो अपने आसपास के 12 नेशंस को हम एडवाइजरी अलर्ट भेजते हैं कि भाई ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है, थोड़ा सचेत रहिए। अब साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। वैसे तो मैं बता दूं तो साइक्लोनिक स्टॉर्म के रिस्पेक्ट में मैंने एक वीडियो बना रखी है। ये वीडियो एक्चुअली में मैंने साइक्लोन निसर्ग के कंटेक्स्ट में बनाई थी, 2 साल पहले आया था ये। लेकिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं और इनके बनने में कोरियालिस फोर्स का क्या रोल होता है, ये सब मैंने समझाया। इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देख लीजिए दोस्तों। आज की डेट में नॉर्मल यूट्यूब रिकमेंडेशंस में लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि मैं साइक्लोन निसर्ग के बारे में बता रहा हूँ, जबकि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की पूरी प्रक्रिया आपको समझा रखी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टैटिक ज्योग्राफी। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या? ये एक इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म है, वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर बनता है। इसको हरिकोन और टाइफून भी कहा जाता है। तो अगर आप देखो तो ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, यहां पे इसको हरिकून कहा जाता है, साउथ चाइना सी में इसको टाइफून कहा जाता है। ठीक है भाई। ओवरऑल लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में
ठीक है ना, इवेपोरेशन होता रहा, इंटेंस क्लाउड बने, हेवी रेन्स हुई, विंड्स हो गई 119 किलोमीटर 74 माइल्स पर आवर की, तो वो कहीं ना कहीं साइक्लोन बन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है आपका, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना भाई। लैंडफॉल कब होता है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का? जब साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो आई है, वो आई जब जमीन के ऊपर कदम रखती है, तो उसको आप बोलते हो लैंडफॉर्म। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो साइक्लोनिक स्टॉर्म की आई, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की आई वॉल। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे आपको हवाएं घूमती हुई नजर आ रही हैं। ये जो बीच का पोर्शन होता है ना आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म का, इसको आप बोलते हो आई। और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के बिल्कुल बाहर कंसेंट्रिक सर्कल्स में ओवरऑल ये जो हवा घूम रही है, जिसमें बहुत तेज से बादल गिड़गिड़ा रहे हैं, जबरदस्त बारिश हो रही है, इसको आप बोलते हो आई वॉल। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जब लैंडफॉल करता है ना, तो लैंडफॉल करने के बाद कुछ समय के लिए शांति आ जाती है, उस समय पे आप आई में होते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि दूसरे तरफ के जो बादल हैं वो भी आपको अफेक्ट करेंगे। इसके बाहर इस प्रकार के स्पाइरल रेन बैंड्स होते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो बीच का काम पोर्शन होता है ना साइक्लोनिक स्टॉर्म का, इसको आप आई बोलते हो। तो जब ये आई जमीन के ऊपर जाती है तो उसको बोला जाता है लैंडफॉल। एक और टेक्निकल शब्द यहां पे इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट हिट। ठीक है, तो जब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की आई पहुंचेगी जमीन के ऊपर तो वो होगा लैंडफॉल। और डायरेक्ट हिट क्या है? when where the core of high winds or the आई वॉल मैंने अभी आपको दिखाया, जब ये ऑन शोर आती है, जमीन को हिट करती है। ठीक है ना, मतलब आप सोचो ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो आई वॉल थी, वो आई वॉल जमीन को हिट कर रही है, लेकिन आई अभी भी पानी के ऊपर है, तो उसको आप बोलते हो डायरेक्ट हिट। ठीक है ना, तो जब एक साइक्लोन की आई जमीन के ऊपर आ गई तो हो गया लैंडफॉल, और आई पानी में ही है, उसका जो आई वॉल है वो जमीन के ऊपर आ गया तो वो हो गया डायरेक्ट हिट। ठीक है भाई, थोड़ा इसको फिर से रिपीट करके सुनिएगा, ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ट्रिपिक टॉपिक है, मैं जानता हूँ, जो लोग शुरू में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पहली बार इस टॉपिक के बारे में सुन रहे हैं, उनको समझने में परेशानी होगी, बट जिन्होंने पहले की वीडियोस देख रखी है, मेरी फिजिकल ज्योग्राफी वीडियोस देख रखी हैं, कहीं ना कहीं उनको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगली न्यूज, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेबर राइट्स प्रमोट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डू नॉट कर्ब वर्कर्स राइट्स, ILO डिक्लेरेशन। तो भाई 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे 10 पॉइंट प्रायोरिटीज़ की बात हुई, किस प्रकार से अलग अलग मेंबर कंट्रीज नेशनल एक्शन लेंगी, किस प्रकार से ड्विंडलिंग वेजर ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स की तनख्वाहें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से वर्कर्स को बचाने की, शील्ड करने की कोशिश की करेंगी, इसके बारे में बातचीत हुई 17th एशिया और पैसिफिक रीजनल मीटिंग की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, सिंगापुर डिक्लेरेशन, चूंकि सिंगापुर में मीटिंग हो रही थी, और ओवरऑल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है ना, बहुत सारे बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे। तो बैठ के इन्होंने सोशल डायलॉग के बारे में बात की। इन्होंने बोला कि आज के डेट में सोशल डायलॉग जरूरी है लेबर मार्केट चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे, नेचुरल डिजास्टर्स के समय पे, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय पे कैसे इस सोशल डायलॉग के थ्रू लेबर मार्केट में लेबर के सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली सिंगापुर डिक्लेरेशन के सोशल डायलॉग में ये बोला गया कि सोशल डायलॉग के थ्रू अगर आप लेबर के इश्यूज को रिजॉल्व करोगे तो ट्रस्ट बनेगा, रेजिलिएंट लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल यहाँ पे और इवॉल्व करेंगे, जिससे सस्टेन्ड रिकवरी होगी, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट होगी, वगैरह वगैरह यहाँ पे बात की जा रही है। अब सबसे खास बात है कि सोशल डायलॉग पे बहुत फोकस किया जा रहा है, तो ये सोशल डायलॉग है क्या? तो बेसिकली सोशल डायलॉग और सोशल कंसल्टेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय सोशल पार्टनर्स, ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन negotiate, often in collaboration with the government, to influence the arrangement and development of work-related issues, labor market policies, social protection, taxation or other economic policies. It is a widespread procedure to develop public policies in Western Europe in particular. समझ गए? मतलब सोशल डायलॉग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे अलग अलग सोशल पार्टनर्स जैसे कि ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सरकार के साथ बातचीत करते हैं, एम्प्लॉयर्स के साथ बातचीत करते हैं, प्रॉपर वर्क रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है, लेबर मार्केट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेबर के लिए अलग अलग सोशल प्रोटेक्शन की सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। ठीक है ना भाई? तो
स्ट्रॉन्ग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है अगर वर्कर्स के, तो वो कहीं ना कहीं लेबर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनिंग इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है, सोशल जस्टिस आएगा, डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट होगा, वगैरह वगैरह। लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। सरकारों को अर्ज किया जाएगा कि वो लेबर प्रोटेक्शन करें थ्रू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और इफेक्टिव रिकॉग्निशन दे राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब इस कंटेक्स्ट में मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, दुनिया की सप्लाई चेन आज के डेट में चाइना में कंसंट्रेटेड है। क्यों कंसंट्रेटेड है? क्योंकि चाइना में लेबर लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। चाइना में तनख्वाह वगैरह दे दी जाती है, लेबर को पैसा दे दिया जाता है, बट उनको लिटरली डॉग्स की तरह, कुत्तों की तरह रगड़ा जाता है, इतना उनसे काम लिया जाता है। कोई लेबर राइट्स नहीं है। इसीलिए दुनिया भर की सप्लाई, क्यों दुनिया भर की सप्लाई चेन चाइना में है? क्यों दुनिया भर की सप्लाई चेन वियतनाम भी है? वियतनाम भी एक टोटलिटेरियन कंट्री है जहां पे कोई लेबर राइट्स प्रॉपर तरीके से सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्यों दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया में आ रही? क्योंकि इंडिया में इन्वायरमेंटल राइट्स हिले हुए हैं, लेबर राइट्स हिले हुए हैं। भारत की सरकार इस समय पे इस बात पर फोकस कर रही है कि इंडिया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे कुछ हद तक लेबर यूनियंस को, वर्कर यूनियंस को एक आवाज मिल जाती है कोर्ट से उनकी बात सुनने के लिए। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते मल्टीनेशनल कंट्रीज इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं करती, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंट्रीज भी चाहती है कि हम एक ऐसी कंट्री में जाएं जहां पे कोई लेबर लॉ ना हो, तो हम लेबर्स को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करें और हमें कोई क्वेश्चन करने वाला ना हो। ये सिंगापुर डिक्लेरेशन जैसे तो सिंगापुर, यूरोपियन, यूएस जैसी कंट्रीज के लिए हैं जहां पे लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस क्या है? चाइना। वहां कोई लेबर लॉ नहीं है। तो एक्चुअली में अगर ये आईएलओ का डिक्लेरेशन के जो पॉइंट्स हैं वो चाइना जैसी कंट्री के लेबर मार्केट के ऊपर अप्लाई हो तो मजा आए, लेकिन फिर वहां अप्लाई होगा नहीं। फिर इस आईएलओ के डिक्लेरेशन में जेंडर गैप को क्लोज करने की बात की है, वुमेन के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की है, प्रमोट इक्वल पे फॉर वर्क फॉर इक्वल वैल्यू, बैलेंस वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी बात की है, वुमेन लीडरशिप को आगे ले जाने की बात की है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना भाई। फिर इस डिक्लेरेशन में सरकारों को बोला गया कि आप गवर्नेंस फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को रिस्पेक्ट करिए, राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स को एक्सपेक्ट करिए, उनको बढ़िया एकोमोडेशन, अच्छी तनख्वाहें, सोशल प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म होना चाहिए, ओके, लेबर्स का, एम्प्लॉयर्स का, सरकार का, जिससे ओवरऑल गवर्नमेंट्स ट्रांजिशन टू पीस, सिक्योरिटी एंड डिसेंट वर्क इन सिचुएशन ऑफ क्राइसिस को असरटेन कर सके। बट हो पाना इतना देखिए यहाँ पे आसान है नहीं। तो इस आईएलओ की मीटिंग में मेंबर कंट्रीज से बोला गया है टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन फॉर सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग सोशल प्रोटेक्शन टू ऑल वर्कर्स, गारंटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव, एडिक्वेट, सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन। बोल दी गई अच्छी अच्छी बातें, बट हो पाएगा इस बात के चांसेस थोड़े कम है, खासकर चाइना, इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज में। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन में सेंटर ने कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं एसटी लिस्ट को 4 स्टेट्स में अमेंड करने के लिए। कौन कौन से 4 स्टेट्स? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। लोकसभा में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 को अमेंड करने के लिए। अब अमेंडमेंट क्या क्या किया जाएगा? तमिलनाडु की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में नारी, कोरावन और कुरीवीकरण हिल ट्राइब्स को जोड़ा जाएगा। 1965 में यह डिमांड उठाई गई थी, उससे पहले से उठाई गई थी कि नारी, कोरावन और कुरीवकरण हिल ट्राइब्स को एसटी लिस्ट में आप जोड़िए। लोकूर कमेटी बनाई गई और लोकूर कमेटी ने भी 1965 में यह बोला कि भाई तमिलनाडु की एसटी लिस्ट में नारी, कोरावन और कुरीवकरण हिल ट्राइब्स को जोड़िए। फाइनली अब इनको एक अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा जा रहा है, ठीक है। फिर कर्नाटका की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में कादू कुरुबा कम्युनिटी इंक्लूडेड है, लेकिन इस कादू कुरुबा कम्युनिटी के बहुत सारे सिनोनिम्स है। एक सिनोनिम है बेटा कुरुबा। अब कादू कुरुबा को तो एसटी बेनिफिट मिल रहा था, बेटा कुरुबा को नहीं मिल रहा था, तो बेटा कुरुबा को भी यहाँ पे एसटी रिजर्वेशन का, एसटी लिस्ट में उनका नाम मेंशन किया जाएगा। जो भी इससे रिलेटेड एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलेंगे, ठीक है भाई। फिर जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट है छत्तीसगढ़ की, वहां पे एक ट्राइब है भारिया भूमिया। अब इसको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन इस भारिया भूमिया के बहुत सारे सिनोनिम्स है छत्तीसगढ़ के अंदर। उन सिनोनिम्स से जिन ट्राइब्स को माना जाता है उनको एसटी स्टेटस नहीं मिला है, तो उन सिनोनिम्स को भी भारिया भूमिया ट्राइब के अंदर ही माना जाएगा और उनको भी एसटी बेनिफिट दिया जाएगा। और साथ साथ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसगिरी रीजन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हट्टी कम्युनिटी है, इसको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जोड़ा जाएगा। ये डिमांड 5 डेकेड्स पुरानी है, जिसको फाइनली अब यहाँ पे केंद्र की सरकार के द्वारा सुना जा रहा है। अब शेड्यूल ट्राइब्स होती क्या है? तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे,
उन्होंने संविधान बनाते वक्त इस बात को आइडेंटिफाई किया कि हमारे देश में कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं जो एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से गुजर रही हैं। वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है, किसी गांव, दूर दराज, जंगल, बीहड़ के इलाके में रहते हैं, सरकारी फैसिलिटीज उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आर्टिकल 366 में लिखा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स होंगी जिनको डिफाइन किया गया आर्टिकल 342 में। अब आर्टिकल 342 में इनको कैसे डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 342 क्लॉज 1 और 342 क्लॉज 2 ये मैंने यहां पर लिख रखा है, पढ़ देता हूं आपके लिए। 342 क्लॉज 1 क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट में with respect to any state or union territory and where it is a state, after consultation with the governor thereof by a public notification, specify the tribes or tribal communities or part of or groups within tribes or tribal communities as scheduled tribe in relation to that state or union territory as the case may be। मतलब आर्टिकल 342 के हिसाब से प्रेसिडेंट किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है ना, गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे सकता है, ठीक है ना। दूसरा 342 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंशन्ड है उनमें से कोई ट्राइब को एसटी लिस्ट से बाहर निकाल सकता है और किसी पर्टिकुलर ट्राइब को एसटी लिस्ट में जोड़ सकता है। अभी ट्राइब को बाहर निकालना तो नहीं हो रहा है, बट कुछ और ट्राइबल्स को एसटी लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, उनको एसटी कैटेगरी का बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये बातें बताई गई हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए आर्टिकल 342 में और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी और शेड्यूल्ड ट्राइब को किस बेसिस पे नोटिफाई किया जाएगा, इसका कोई प्रॉपर आप कह लो डॉक्यूमेंटेड क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए एक जर्नलिस्ट फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट ऑफ और ग्रुप्स विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज। तो बेसिकली हिस्टोरिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली जो ग्रुप्स हमेशा से सेग्रीगेटेड रहे, बीहड़ रहे, आइसोलेशन में रहे, वल्नरेबल रहे, उनको यहाँ पे ट्राइबल स्टेटस दिया जा सकता है। तो कोई प्रॉपर सेट स्टैंडर्ड टेक्निकल क्राइटेरिया नहीं, जनरल क्राइटेरिया है हिस्ट्री के आधार पर, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो भाई प्रिमिटिवनेस, जोग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस, सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये डिस्टिंग्विश करती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाकियों से, ठीक है। तो इन सब चीजों के आधार पर ओवरऑल यहाँ पे पार्लियामेंट कुछ और एक्स्ट्रा ट्राइब्स को इंक्लूड कर रही है लिस्ट में, और उसके लिए प्रॉपर नियम कानून पास किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 को अमेंड करके। अब प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशंस निकले कब, तो आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स इशू हुए थे। एक था भाई आपका द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2022 भी बोलते हो, और एक था आपका कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1951, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 33 भी बोलते हो। यहाँ पे जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया जा रहा है ना दोस्तों, वो कहाँ पे किया जा रहा है पता है ना आपको? ये अमेंडमेंट किया जा रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 में। ये जो आपका नीचे सेकंड वाला ऑर्डर, इसमें ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। जो 1950 वाला अमेंडमेंट आया था वो इन स्टेटों पे लागू था, जो 1951 वाला आया था ये ऊपर वाले स्टेटों पे लागू था, ठीक है भाई। आई होप क्लियर हो गई आपको बात। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 ट्रेड रिलेशंस। इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो अप्रैल से अक्टूबर, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 7 महीनों में $51.5 बिलियन पहुंच चुका है इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट। अगर देखो तो 2021-22 पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट था $73.31 बिलियन, और 2020-21 पैंडेमिक वाले साल में था $44.03 बिलियन। लेकिन इस साल के पहले 7 महीनों में ही ये पहुंच चुका है $51.5 बिलियन। इस टाइम पीरियड में अप्रैल से अक्टूबर में ओवरऑल इंपोर्ट हमने कितना किया है $60.27 बिलियन, और एक्सपोर्ट कितना किया है चाइना को $8.77 बिलियन। अगर आप देखो तो 2014-15 में एक्सपोर्ट्स जो थे इंडिया टू चाइना के वो थे $11.93 बिलियन, जो कि 2021-22 तक पहुंच गए $21.26 बिलियन। 78.2% का इंक्रीमेंट एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है पिछले 6 सालों में। तो ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट देखो तो 2014-15 में हमने $60.41 बिलियन का इंपोर्ट किया था चाइना से, और 2021-22 में हमने किया $94.57 बिलियन का। अब अगर हिस्टोरिकल फिगर्स देखो तो 2004-5 में हमारी चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट थी $1.48 बिलियन, जो कि 2013-14 में पहुंच गई $36.21 बिलियन, एन इंक्रीमेंट ऑफ 2346%। लेकिन 2021-22 में ट्रेड डेफिसिट है $73.31 बिलियन। तो अगर आप 2013 को 2021-22 से कंपेयर करोगे तो 100% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन 2013-14 को 2004-5 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2346% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वैसे आगे आने वाले समय में इंक्रीमेंट ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया अपने आप को तेजी से डेवलप कर रहा है।
बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम चाइना से मंगाते हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट ग्रुप्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम फाइनल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल्स हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे करके एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बन रहा है, एक नॉलेज इकोनॉमी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए हमको की इनपुट्स की जरूरत है। वो की इनपुट्स हम चाइना से बना रहे हैं, और ये की इनपुट्स भी ऐसा बताया जा रहा है कि हम चाइना से इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनकी इनपुट्स का कम है, जो कि सरकार इंप्रूव करने की और सस्टेनेबल तरीके से मैन्युफैक्चर करने की कोशिश लगातार कर रही है। जो मेजर गुड्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, क्रूड एंड मैन्युफैक्चर्ड, डाइंग, टैनिंग, कलरिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी। 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो भैया 3 मेडिसिनल स्पेशीज प्लांट्स हिमालयास के आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेशीज में पहुंच गए हैं। एक है मेजोपेट्रिस पेलिटा, इसको बोला गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक है फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, ये है वल्नरेबल। एक है डेक्टाइलोरिजा हैटागिरा, ये है इंडेंजर्ड। ये जो मीजोट्रोपिस पेलिटा है इसको लोकली पाटवा भी बोला जाता है, एक श्रब है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, उत्तराखंड में केवल 10 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में पाया जाता है, इसलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जा रहा है। ये स्पेशीज को खतरा किससे है? तो डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और फॉरेस्ट फायर से इसको खतरा है। इस पर्टिकुलर स्पेशी का फायदा क्या है? तो इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट की बजाय इस स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट को एक नेचुरली प्रोड्यूस करके इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पोटेंसी बढ़ा सकता है ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की, और बाकी जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने में पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर भाई फ्रिटिलिया सिरहोसा, ये भी एक पेरिनियल हर्ब है। ओवरऑल इसकी आबादी 30% डिक्लाइन की है पिछले 22 से 26 सालों में, ऐसा यहाँ पे स्टडी किया गया है। इस पर्टिकुलर रेट ऑफ डिक्लाइन से अगर आप देखो तो आगे आने वाले समय में ये स्पेशी एक्सटिंक्ट हो सकती है, इसीलिए ओवरऑल स्पेशी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो भैया इसकी ट्रेड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो इस पर्टिकुलर स्पेशी को चाइना में ब्रोंकाइल डिसऑर्डर्स और निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पर्टिकुलर स्पेशी एक स्ट्रॉन्ग कफ सप्रेसेंट की तरह भी इस्तेमाल होती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ड्रग्स को बनाने में इस फ्रिटिलिया सिरहोसा को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा डेक्टाइलोरिजा हैटागेरा, ये इसको सलम पंजाबी आप बोलते हो, तीसरी लिस्टेड स्पेशी है जिसको ओवरऑल आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड का तबका दिया गया है। इसको भी हैबिटेट लॉस, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज से खतरा है। इसको आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और जितने भी अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है इसमें इस्तेमाल किया जाता है डिसेंट्री को क्योर करने के लिए, गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक फीवर, कफ, स्टोमक एक्स को क्योर करने के लिए। एक पेरेनियल ट्यूबरस स्पेशी है, हिंदू कुश, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में ये पाई जाती है। तो हिमालयन रीजन अपने आप में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बहुत सारी स्पेशीज तो अभी डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर चौहान साहब जो कुमायूं यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, इन्होंने पहले भी 6 स्पेशी को एसेस किया है मेडिसिनल वैल्यू के लिए, जिसमें हिमालयम ट्रिलियम गोवानियम था और ट्रिलियम टिकोनोस्की था। इनका ये बोलना है कि भाई हिमालय इतना रिच रिपोजिटरी है मेडिसिनल प्लांट्स और स्टडीज़ का। 1998 में इन स्टडीज़ के आधार पर यह बताया गया था कि हो सकता है हिमालयन रीजन में 1748 ऐसी स्पेशीज हो, और इसमें से हजारों की तादाद में स्पेशीज तो अभी डॉक्यूमेंट तक नहीं हुई हैं। तो अर्जेंट बेसिस पे उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रोटेक्ट करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पे रिसर्च की जा रही है। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे 3 स्पेशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और इंडेंजर्ड का तबका यहाँ पे दिया गया है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको मेंशन किया गया है। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कितना इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, किस किस चीज़ों में इनका प्रयोग होता है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इनका नाम याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल अक्सर कर आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। आईयूसीएन की बात करें तो इट इज़ अ मेंबरशिप ऑफ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में आईयूसीएन बनाया गया था। इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क। नॉलेज रिसोर्सेज को हार्नेस करता है। 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन और 15,000 एक्सपर्ट्स को जोड़ता है। आईयूसीएन एक ग्लोबल अथॉरिटी, चूंकि उसके पास उस लेवल की डाइवर्सिटी और एक्सपर्टीज है, दुनिया भर के नेचुरल वर्ल्ड के रिसोर्सेज को डॉक्यूमेंट करना, उनको सेफगार्ड करना, ये सब आईयूसीएन करता है। आईयूसीएन ने बहुत सारे की इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स में भी रोल प्ले किया, जैसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर साइट्स
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, फिर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स, इन सब में IUCN ने अपना रोल प्ले किया है। IUCN की जो गवर्निंग बॉडी है, हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। 900 का स्टाफ है, 50 कंट्रीज में आपके लोग डिप्लॉयड है। इसकी एक रेड लिस्ट निकलती है जो कि दुनिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। इसी रेड लिस्ट में इन 3 स्पीशीज का नाम है। फिर अगली न्यूज़ साइंस एंड टेक जिस पेपर थी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को नया ट्राइसोनिक विंड टनल मिला है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्राइसोनिक विंड टनल का मतलब क्या है। देखिए, विंड टनल का काम क्या होता है। विंड टनल का काम यह है कि एयर फ्लो का सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है, इसको एसेस करने के लिए विंड टनल बनाया जाता है। जब तेजी से कोई स्पेसक्राफ्ट उड़ेगा तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हवा किस प्रकार से इंपैक्ट डालेगी, ये स्टडी करने के लिए विंड टनल्स बनाए जाते हैं। ट्राइसोनिक विंड टनल का मतलब ये है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हवा के फ्लो का जो इंपैक्ट है वो 3 अलग अलग प्रकार के रिजाइम में। जब उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से कम हो तब क्या इंपैक्ट होगा, जब उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड के बराबर हो तब उसका क्या इंपैक्ट होगा, और जब उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से ज़्यादा की है तब एयर फ्लो का उस पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। ये तीनों ही चीज़ें मेजर की जा सकती हैं इस ट्राइसोनिक विंड टनल के थ्रू। और यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को ये ट्राइसोनिक विंड टनल मिल चुका है। वैसे मैं बता दूं, ये इंडिया का पहला ट्राइसोनिक विंड टनल नहीं है। इससे पहले ऑलरेडी ट्राइसोनिक विंड टनल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पास पहले से एक हाइपरसोनिक विंड टनल भी है, री एंट्री मिशंस के पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये जो पर्टिकुलर नया ट्राइसोनिक विंड टनल मिला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को, ये ओवरऑल फ्लाइट कंडीशंस को सिमुलेट कर सकता है। जब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट 0.2 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड पे उड़ रहा है तब क्या होगा, और जब वो साउंड की 4 गुना स्पीड पे उड़ रहा है तब क्या होगा, ये सब आप एसेस कर सकते हो इस ट्राइसोनिक विंड टनल के अंदर ओवरऑल टेस्टिंग वगैरह करके। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं भैया अपने एडिटोरियल पे। पहला, एक्सपेंड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले। ये बेसिकली यहाँ पे रितिका खेरा जी सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हैं। अब कौन से पैरामीटर पे सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हैं, इसको देखते हैं। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये चलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से, और यहाँ पे जो भी डाटा वगैरह पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से होता है। 2021 का सेंसस डिले हो चुका है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं। जो इसके क्रिटिक्स भी थे, जो इसकी बुराई भी करते थे, उन्होंने भी इसकी तारीफ की जो रोल इस पर्टिकुलर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे निकाला। कहीं ना कहीं कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे बहुत सारे लोगों को मदद दी गई इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। इनफैक्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी पीडीएस के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। अपने आप में एक बड़ी बात है। 880 करोड़ लोगों के लिए पीडीएस के एंटाइटलमेंट को डबल भी किया गया ओवरऑल कोरोना पैंडेमिक के समय पे। 5 किलोग्राम पर पर्सन से 10 किलोग्राम पर पर्सन तक इसको किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिनके पास पीडीएस के राशन कार्ड नहीं है वो यहाँ पे क्या करेंगे, और राशन कार्ड्स किस हिसाब से इशू किए जाते हैं, राज्य की सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं। और कौन से हिसाब से इशू किए जाते हैं, जो फॉर्मूला केंद्र की सरकार ने सेट किया है। और केंद्र की सरकार ने फॉर्मूला सेट किया है सेंसस 2011 के हिसाब से, और वो अब तक अपडेट हुआ नहीं। अब देखिए, सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द एनएफएसए 2013, इसके अंदर पीडीएस कवरेज डिटरमिन होती है। अब एलिजिबल हाउस होल्ड्स कौन है, तो रूरल आबादी का 75% और अर्बन आबादी का 50% फिक्स है एनएफएसए 2013 के सेक्शन 3 क्लॉज 2 के अंदर। ठीक है, और सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या बोलता है कि ये जो भी बेनिफिट्स वगैरह फिक्स किए जाएंगे, ये फिक्स किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स पब्लिश्ड अंडर द लेटेस्ट सेंसस। लेटेस्ट सेंसस जैसा कि मैंने आपको बताया 2011 का है। अब लगातार केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप ओवरऑल एक्सपेंशन करिए, पीडीएस सिस्टम का बेनिफिट देश की और आबादी तक पहुंचाइए। ठीक है, और इस रिस्पेक्ट में सरकार को सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है। अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा था इन द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स केस रिट पिटीशन 6 ऑफ 2020। इसमें 21 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो रिक्वेस्ट है कि पीडीएस के नेटवर्क को आप एक्सपेंड करो, एनएफएसए के अंदर अभी जितने लोग कवर हो रहे हैं उससे ज्यादा लोगों को कवर करो, ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है ये जेन्युइन और जस्टिफाइड है। ठीक है भाई,
तो यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि आप एक प्रॉपर फॉर्मूला के तहत, एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी स्कीम के तहत जो भी एनएफएसए का बेनिफिट है पीडीएस का, वो सेंसस 2011 के फिगर्स के हिसाब से ना करके लेटेस्ट फिगर के हिसाब से आप अपडेट करो। और भले ही सेंसस 2021 के फिगर अभी नहीं आए हैं, बट पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुई है, तो जो भी बाकी आपके पास एलिजिबल क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से आप पीडीएस के बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन केंद्र की सरकार यहाँ पे एक अलग ही स्टैंड रख रही है। केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि साहब देखिए, अगर हमें एक्सपेंशन करना है पीडीएस सिस्टम का एनएफएसए के अंदर, तो हमें सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। मतलब ऑथर यहां पे ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो लोगों की डिमांड है, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है यूनियन ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट जाती हुई इंटेंशनली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नेटवर्क को एक्सपेंड नहीं करना चाहती, जबकि वो चाहे तो आराम से कर सकते हैं। भले ही सेंसस 2021 के फिगर्स बाहर नहीं आए हैं, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के हिसाब से ऑफिशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर 2021 जरूर आ चुके हैं। तो उनको कंसीडर करके हम डेफिनेटली यहां पे पीडीएस स्कीम के बेनिफिट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं एक बड़ी आबादी के लिए, लेकिन वो यहां पे केंद्र की सरकार कर नहीं रही है। अब अगर बात करूं तो जब एनएफएसए पारित किया जा रहा था पार्लियामेंट में, तो उस समय पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी, बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बोला था कि यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए, पर यूनिवर्सल कवरेज हुआ नहीं। अर्बन इलाकों में 50% लोग, रूरल इलाकों में 75% लोगों को दिया गया। हालांकि मैं बता दूं 2013 के समय पे जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो रहा था, उस समय पे बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला था कि क्या पूरे देश को फ्री में खाना खिलाते रहोगे। तो उस समय पे एनएफएसए को लेके अलग बहस हुई थी। अब तो खैर बहस ये हो रही कि जितना एंटाइटलमेंट अभी के लिए आपने एनएफएसए में दिया था, उससे ज्यादा का एंटाइटलमेंट दो। पर सरकार शायद यहाँ पे उससे ज्यादा का एंटाइटलमेंट देना नहीं चाहती। सरकार ये बोल रही है कि एनएफएसए के सेक्शन 9 को अमेंड करना पड़ेगा। वैसे कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आगे आने वाले समय में सरकार अमेंडमेंट करके पीडीएफ का बेनिफिट और लोगों के लिए भी एक्सटेंड कर दे, कुछ भी हो सकता है। अब ऑथर यहाँ पे ये बोल रही है रितिका जी कि चूंकि सरकार यहाँ पे बेनिफिट्स को एक्सपेंड नहीं कर रही है, इसलिए बहुत सारी राज्य की सरकारें जिनका बजट कम है, उन्होंने अपने बजट से पैसा खर्च करके पीडीएस का एक्सपेंडेड बेनिफिट पहुंचाया लोगों के पास। इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का नाम लिया गया। अगर आप देखो तो ऑथर के एस्टिमेट्स के हिसाब से 2020 में 80.9 करोड़ लोगों को पीडीएस का बेनिफिट मिल रहा है एनएफएसए के अंदर, और इसके अलावा राज्य की सरकारें 9 और करोड़ लोगों को यहां पे बेनिफिट दे रही हैं। और अगर एस्टिमेट्स जोड़ लो तो 5 एक्स्ट्रा, मतलब 80 करोड़ के अलावा 14 और करोड़ लोगों को राज्य की सरकारें अपने बजट से पैसा निकाल के कुछ एक्स्ट्रा पीडीएस स्कीम के अंदर पैसा वगैरह पहुंचा रही हैं। लेकिन एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की सरकार की बनती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को केंद्र की सरकार माने तो अभी के लिए 80.9 करोड़ लोगों के पास जो पीडीएस बेनिफिट जा रहा है वो आराम से 90 करोड़ के पास जाने लगेगा। 10% से ज्यादा का इंक्रीमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को केंद्र की सरकार मान लेती है, बट अभी के लिए यहाँ पे मान नहीं रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को मानना चाहिए। ओवरऑल जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज है पीडीएस एनएफएसए के अंदर, उनको बढ़ाना चाहिए। ये व्यू पॉइंट दिया जा रहा है। अब केंद्र की सरकार का क्या व्यू पॉइंट है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज, G20 कैन बी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अल्टरनेटिव। टीपी श्रीनिवासन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी की शुरुआत यहाँ पे कर दी है। अब इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, धर्म संकट, वो आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन वॉर में किसका पूरी तरीके से साथ दें। जो बाइडेन और बाकी बहुत सी कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएसए ने खासकर ये बताया है कि चूंकि इंडिया के पास अब G20 की लीडरशिप है, तो इंडिया एक ऐसा निगोशिएटर बन के इंटरनेशनल स्टेज पे सामने आ सकता है चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर को बहुत हद तक खत्म कर सकता है। अब इंडिया ने ओवरऑल रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन रशिया को ओपनली बोल दिया है कि ये जो वॉर हो रहा है वो गलत है। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो G20 समिट बाली इंडोनेशिया में ओवरऑल अगर आप देखो जो फाइनल कमिटमेंट पढ़ा गया, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं इंडिया द्वारा ड्राफ्टेड था। अब G20 की प्रेसिडेंसी को इंडिया किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनइफेक्टिव हो चुका है। ये जो 5 पर्टिकुलर परमानेंट मेंबर्स हैं, पिछले 3 डेकेड्स में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा सामने नहीं आया है जिसके ऊपर यूनैनिमसली एफर्मेशन दिया हो इन 5 मेंबर्स ने। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये 5 कंट्रीज मिलके किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर भी यूनैनिमस एग्री नहीं हो पाई हैं पिछले 30 सालों से ज्यादा में। तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज इनइफेक्टिव और एक्सपेंशन भी नहीं होने वाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का,
चूंकि ये 5 परमानेंट मेंबर्स एक्सपेंशन नहीं चाहेंगे और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है वो भी एक्सपेंशन नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप का आप एक्सपेंशन करते हो तो जो एक्सपेंशन के बाद उसमें आ रहा है सिर्फ उसको फायदा है, बाकी किसी को फायदा नहीं है। तो कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड नहीं होने देगा। तो बेटर यह रहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे फोकस करने के बजाय एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया जाए जहां पे ओवरऑल पार्टनरशिप ज्यादा बड़ी हो, और वो है G20। G20 में 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में अपने आप में 27-28 कंट्रीज हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ कंट्रीज G20 में अच्छी खासी हो जाती हैं और G20 ग्रुप में हर रीजन के हर सिग्निफिकेंट कंट्री को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। G20 के पास एक्चुअली में ताकत है कि ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ कर सकता है G20। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भी कंट्रीज भी हैं, सब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और अपने आप में G20 के डिक्लेरेशंस लॉन्गर टर्म में ज्यादा लेजिटिमेसी लेके आ सकते हैं। यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर में भी G20 एक पीस मेकर की तरह उभर सकता है। ये काबिलियत अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, G20 में ये वीटो पावर भी किसी के पास नहीं है। तो इन ऑल रिस्पेक्ट्स G20 इज अ मोर क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन कंपेयर टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर रशिया का मुद्दा, यूक्रेन वॉर का मुद्दा आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाओगे तो रशिया उसको 100% वीटो करेगा। लेकिन चूंकि G20 में इनहैंस्ड रिप्रेजेंटेशन है और इंडिया जैसी कंट्रीज इसकी प्रेसिडेंसी में है, चूंकि रशिया के बहुत प्रो में है, तो एक एस्केप रूट की तरह रशिया जो कि यूक्रेन वॉर खत्म करना चाहता है अपने जीते हुए इलाकों को रखते हुए, वो भी कहीं ना कहीं G20 को एक एस्केप रूट के माध्यम से देखेगा और ये सोचेगा कि यार G20 के थ्रू इस वॉर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लंबा खींचने का मतलब है नहीं, ठीक है। तो G20 की प्रेसिडेंसी को इस्तेमाल करके, निगोशिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल करके, अपने पास्ट रिकॉर्ड को इस्तेमाल करके यूएनएससी में बहुत सारे लैंडमार्क रेजोल्यूशंस को इंडिया ने ऑथर किया है। तो कहीं कहीं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ G20 हमारे पास ये पोटेंशियल है कि इस समय पे अपनी गुडविल को इस्तेमाल करके, इस प्रेसिडेंसी को इस्तेमाल करके यूरोप में पीस मेकर की भी तरह काम करें और दुनिया भर में बहुत सारे मल्टीलेटरल इश्यूज, जिसमें क्लाइमेट निगोशिएशंस, टेररिज्म, इस प्रकार की बातों को भी पॉइंट आउट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव, आप कह लो, सिंक्रोनाइजेशन हम लेके आए वर्ल्ड स्टांस में। ये सब बातें बोली गई। फिर एंकरिंग प्राइसेस सेवर्स एंड कंज्यूमर्स टू रीगेन कॉन्फिडेंस दैट प्राइसेस विल स्टे। देखिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया 35 बेसिस पॉइंट से 5.9% से पहुंच गया 6.25%, ठीक है ना। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बैटल जारी है। रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा है। इस पूरे साल 2022-23 में 6.7% रहने वाला है। क्वार्टर 3 में ओवरऑल 6.6% रहेगा और क्वार्टर 4 में 5.9% रहेगा। 4% के टारगेट से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं क्वार्टर 4 में 6% से थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे जब रेपो रेट को बढ़ाने के रिस्पेक्ट में डिसीजन ले रही थी तो ओवरऑल 6 मेंबर्स में यूनैनिमस डिसीजन नहीं था। एक मेंबर तो ये बोल रहा था कि इतना ज़्यादा अगर आप बेसिस पॉइंट बढ़ाने लगोगे तो फिर इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अभी भी इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव है और ज़्यादा हमें रेपो रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर पूरी तरीके से यूनैनिमस डिसीजन नहीं हुआ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैलेंस तरीके से चीज़ें आगे लेके जा रही है, ठीक है ना। हम इतना ज़्यादा भी रेपो रेट नहीं करना चाहते कि ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए लोन उठाना मुश्किल हो जाए मार्केट से। हम इतना कम भी रेपो रेट नहीं करना चाहते कि फिर से वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाए। तो बैलेंस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी करवानी है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है ताकि सेवर्स, कंज्यूमर्स के पास इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आए, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। चूंकि बहुत सारे लोग गोल्ड वगैरह में अपना पैसा डाल रहे हैं, उनको भरोसा नहीं रह गया है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई प्रॉपर क्रेडिबल रिटर्न देगी, चूंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। फिर भाई बीजेपी और आपके एमसीडी पोल्स के इलेक्शन के रिजल्ट देखिए। इस कंटेक्स्ट में बीजेपी लंबे समय से ताकत में थी, अब आम आदमी पार्टी ताकत में आ गई है। ओवरऑल बीजेपी से जो नाराज़गी थी उसका फ़ायदा उठाया आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से, तो सॉलिड वेस्ट की जो लैंडफिल है दिल्ली के अंदर, ओखला, भलसवा, गाजीपुर, इस पर्टिकुलर मुद्दे को एक मेजर पोल इशू में कन्वर्ट किया आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी लंबे समय से राज कर रही थी बट इस लैंडफिल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी।
203 लाख टन लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है, 25 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई हो चुकी है इन लैंडफिल्स की, और फ्रेश वेस्ट आया जा रहा है। लंबे समय से इसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोग सरकार से गुहार लगा रहे थे, एमसीडी से, कि इसको साफ करवाइए। बीजेपी की सरकार पावर में थी, वो करवा नहीं पाई। अब उनको आपसे उम्मीद है, आप कितना करवा पाएगी वो एक अलग बात है। बीजेपी ने बोला है कि ठीक है, हम हार जरूर गए, बट हमारे पास 104 सीटें आई हैं, हमने अपने वोट शेयर को 36% से बढ़ा के 39% कर लिया, तो हम अभी भी जीते हैं, अभी भी मेयर के इलेक्शंस में हम एक मेजर रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। फिर एमसीडी के पोल से पहले आप लीडर्स के अगेंस्ट जो करप्शन वगैरह के केसेस की इंक्वायरी चली थी, उसके बाद भी आप यहाँ पे जीत गई है। ओवरऑल आपके रिस्पेक्ट में अब ग्राउंड लेवल पे परफॉर्मेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक क्रेडिबल अपोजिशन बनना है। आपको जिस प्रकार से दिल्ली की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में आपने चीज़ें अच्छी की हैं, कहीं ना कहीं एमसीडी की ओवरऑल मैनेजमेंट में भी आपको यहाँ पे प्रोमिसेस को ग्राउंड लेवल पे फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल आप बड़े स्केल पे अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा पाएगी। और जो भी उनके ऊपर करप्शन वगैरह के इल्ज़ाम लगे हैं, पैसों वगैरह के इल्ज़ाम लगे हैं, जो सुकेश चंद्रशेखर वाला, इन सब चीज़ों को भी एक्चुअल लेवल पे रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, यहाँ पे एडिटोरियल खत्म होता है, ओवरऑल आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर शेयर करें।